जय हिंद जय भारत साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने स्टडी विद आर्थम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस में आपका एक टॉपिक है कोशिका। आज एक ही वीडियो में पूरी कोशिका को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। कोशिका के जितने भी टॉपिक है कोशिकांग के बारे में है, इसकी चर्चा हम इसी वीडियो में आज करने वाले हैं। जो हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम वाले साथी हैं, प्रथम सेमेस्टर के साथी हैं, उन सब के लिए वीडियो कारगर होने वाली है। चलिए साथी बढ़ते हैं आगे इस सेशन की ओर। आज के सेशन में हम चर्चा करना है सबसे पहले कोशिका की। तो इस चैप्टर की कोशिका से शुरुआत होती है, तो हमें कोशिका के बारे में इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले कोशिका क्या है, आप सभी को पता है कि कोशिका जो है वह जीव की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका जीव की आधारभूत एवं संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कोशिका की खोज, अब कोशिका की खोज के बारे में हमें देखना है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी राबर्ट। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में की थी। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? कोशिका को सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया इन्होंने? कोशिका को कोशिका नहीं कहा, इन्होंने कहा कोशिका को सेलुला नाम दिया। चर्चा करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत क्या है, किसे कहते हैं कोशिका सिद्धांत? तो पहले कोशिका के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। कोशिका सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत सन 1838 में मैथियस जे स्लाइडेन तथा सन 1839 में थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या दिए गए? निम्न तथ्य दिए गए। उन तथ्यों को हमें समझना है। पहला तथ्य तो इसमें दिया गया था कि कोशिका जो है वो शरीर की रचना करता है, इसलिए इसे रचनात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका जीवधारी की कहते हैं, शरीर की क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। कोशिका में विभाजन भी होता है और नई कोशिकाएं जो होती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से मिलके बनती हैं। ठीक है, कोशिका की आकृति एवं आकार उनके विशिष्ट कार्यों के लिए अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदल देती हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा। अमीबा क्या करता है? अमीबा अपना आकार परिवर्तित कर देता है। कुछ जीव जो होते हैं उनका आकार लगभग स्थिर रहता है। तो कुछ जैसे कौन से जीव है? तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका का आकार स्थिर रहता है और ये क्या है? बहुकोशिकीय होता है। कोशिका के प्रकारों पर चर्चा करें तो केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार यदि हम समझते हैं तो केंद्रक के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपका होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रचना के आधार पर एक कोशिकाएं अपूर्ण होती हैं। कुछ केंद्रक पदार्थ के चारों ओर, इनमें केंद्रक जो होता है वह पदार्थ क्या होता है? चारों ओर फैला रहता है। केंद्रक, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। इसमें केंद्रक जो पदार्थ होता है केंद्र, वो डीएनए का बना हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं? डीएनए जो होता है इसे कहते हैं डी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया तथा जीवाणुओं में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया जो जीवाणु होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक, कला युक्त केंद्रक तथा विकसित कोशिकांग जैसे कोशिका भित्ति, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लवक आदि पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस यूकैरियोटिक कोशिकाओं की आप सीधा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या इनको विभाजित करके भी लिख सकते हैं। जैसे इनमें कोशिका केंद्र युक्त कला पाई जाती है, उसमें केंद्र युक्त कला नहीं पाई जाती है। इसमें क्या हो जाए? इसमें कोशिका भित्ति, माइक्रोकॉन्ड्रिया, लवक आदि पाए जाते हैं, उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया, लवक आदि नहीं पाए जाते हैं। तो इनको अंतर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप अपने फ्रेंड्सों को शेयर भी कर सकते हैं, साथ में इसको लाइक भी कर दीजिए। यदि आपने अभी तक बेल आइकन प्रेस करके इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये पीडीएफ जो है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको स्टडी विद आर्थम टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा स्टडी विद आर्थम, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, कोशिका की संरचना के ऊपर चर्चा करते हैं आज। सबसे पहले आप देख लीजिए कोशिका का डायग्राम देख लीजिए। इसमें देखिए जीव द्रव्य भी है, इसमें अंतःप्रदीप जालिका भी है, मध्यवर्ती है भी है, सूक्ष्म नलिका भी है, केंद्रक भी है, केंद्रक उपकरण भी है। देखिए इसमें हरित लवक भी है, पैराक्सोम भी है, कोशिका द्रव्य भी है, राइबोसोम भी है, सूत्रकणिका भी है, कोशिका भित्ति भी है, रसदानी है, कोशिका झिल्ली भी है। क्या होता है, कोशिका संरचना जो होती है सभी जीवधारी का शरीर कोशिकाओं पर आधारित होता है। ठीक है, जितने भी जीवधारी होते हैं सभी जीवधारियों का कोशिकाओं पर आधारित शरीर होता है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, हमने जो अभी कोशिका देखी थी, एक कोशिका जो है वो आपकी पादप कोशिका है। एक कोशिका जो बनी हुई है, कौन सी कोशिका बनी हुई है, पादप कोशिका बनी हुई है। आप सबसे पहले पादप कोशिका के बारे में समझते हैं, फिर जंतु कोशिका के बारे में समझेंगे। पादप कोशिका क्या होती है, इसके मुख्य बिंदुओं को हम समझ लेते हैं। कवक को छोड़कर सभी जो पादप कोशिकाएं होती हैं और उसमें प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर क्या होता है, सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, हरित लवक होता है। परिपक्व कोशिकाओं में एक बड़ी रसधानी भी होती है, और क्या होता है इसमें एक रसधानी भी होती है। फिर कवक के अलावा सभी पादप कोशिकाओं में मंड के रूप में भोजन क्या रहता है, संचित रहता है। इसमें भोजन जो पादप कोशिकाओं में होगा, पादप कोशिकाओं में भोजन किसके रूप में संचित होगा, मंड के रूप में संचित होने वाला है। ठीक है, कोशिका विभाजन के समय पादप कोशिकाओं के मध्य कोशिका पट्टी बनी होती है जो अंदर की ओर बढ़ती है। किसकी ओर बढ़ती है, जो अंदर की ओर बढ़ती है। ये आपका हो गया पादप कोशिका। ठीक है, क्या हो गया, पादप कोशिका कंप्लीट हो गया इधर। अब चर्चा करना है हमें क्या, किस पे, जंतु कोशिका पे। जंतु कोशिका किसे कहते हैं, अब पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को देख लिया, यूकैरियोटिक कोशिकाओं को देख लिया, जंतु कोशिकाओं को देख लिया। अब चर्चा करनी है हमें पादप कोशिकाओं के ऊपर। सबसे पहले ये पादप कोशिका का डायग्राम है, इस डायग्राम को अब अच्छे से देख लीजिएगा। ये पादप कोशिका का डायग्राम है, और ये हमने जो पहले डायग्राम था ये जंतु कोशिका का डायग्राम था। ये किसका था, ये जंतु कोशिका का डायग्राम था, और ये जो अभी डायग्राम दिया गया है ये पादप कोशिका का डायग्राम है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, इन दोनों में बहुत ही माइनर अंतर होता है। चलिए बढ़ते हैं जंतु कोशिका के आगे। जंतु कोशिका क्या होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। एक ही इसमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है, बल्कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव नहीं पाया जाता है। अंतर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चलिए, जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। क्या होते हैं, जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं। जंतु कोशिका में रसदानियां नहीं होती हैं। संचित भोज्य, जो संचित भोजन हुए हैं वह किस रूप में पाया जाता है, संचित भोजन जो ग्लाइकोजन क्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, इस क्रिया के रूप में संचित रहता है। जंतु कोशिका में विभाजन के समय एक खांच कोशिका दो भागों में विभाजित कर, कोशिका को एक खांच होती है वह कोशिका को दो भागों में विभाजित कर देती है। यह प्रक्रिया जो होती है वह अंदर की ओर बढ़ती है। किसकी ओर बढ़ती है, यह प्रक्रिया अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है। किसकी ओर बढ़ती है, अंदर से बाहर की ओर बढ़ती है। चलिए चर्चा करते हैं कुछ मुख्य कोशिकांग पर चर्चा करते हैं। कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, आप सभी को पता होगा कि पादप कोश केंद्रक है, जीवद्रव्य है, केंद्रक कला है, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रदीप जालिका है, सारी क्या होती हैं, ये सारे आपके कोशिकांग होते हैं। चलिए पहला आपका है रॉबर्ट हॉक ने क्या की थी, रॉबर्ट हॉक अकेले ने पूरी कोशिका की खोज नहीं की थी। इन्होंने सिर्फ इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट हॉक ने क्या किया था कि कोशिका की खोज, उन्होंने केवल इसके आवरण की खोज की थी, जो कॉर्क होता है मधुमक्खी की छत्ते के जैसा, उसकी खोज की थी। उन्होंने कहा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वह मधुमक्खी के छत्ते के समान है, इसलिए रॉबर्ट हॉक को कोशिका का क्या माना जाता है, खोजकर्ता माना जाता है। कहा जाता है कि रॉबर्ट हॉक ने 1665 में इसकी खोज की थी। मोसले और मेलपिगी ने क्या किया था, पादप कोशिका पे अध्ययन किया था, 1671 में अध्ययन किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, कब, 1831 में की थी। पुरकिंजे ने क्या, जीवद्रव्य की खोज की थी, 1839 में की थी। सिंगर और निकलसन, इन्होंने कोशिका कला से संबंधित एक मॉडल दिया था, जो कि कब दिया था, 1972 में दिया था। के आर पोर्टर ने क्या दिया था, अंतःद्रवीय जालिका, किसका, अंतःद्रवीय जालिका, कब दिया था, 1945 में दिया था। ऑल्टमैन ने क्या किया था, माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, 1892 में की थी। हैकेल ने क्या, लवक की खोज की थी, 1865 में की थी। पैडले ने क्या किया था, पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी, 1905 में की थी। डी डोबे ने लाइसोसोम की खोज 1955 में की थी। कुछ बिंदु आपके सामने हैं, इन तथ्य बिंदु हैं, इनको याद रखिएगा, ये एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको कभी आप भूलेंगे नहीं।
प्लोरोन्यूमोनी नामक वायरस सबसे छोटी कोशिका होती है। ये आपके कभी कभी बड़े एग्जाम में भी पूछ लेता है। सबसे बड़ी कोशिकांग हमें जो नंगी आंखों से देखी जा सकती है उसे क्या कहते हैं, उसे शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। जो हमें सामान्य आंखों से हम देख सकते हैं उसे शुतुरमुर्ग का अंडा कहते हैं। बहुकोशिकीय पौधों में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, जो आपकी पादप कोशिका होती है। पादप कोशिकाओं में जो बहुकोशिकीय कोशिका होती है उसमें साइकस का जो अंडा होता है वह क्या होता है, बहुकोशिकीय पौधों में सबसे बड़ा अंडा, सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। लेकिन अगर जीवों की बात करते हैं तो जीवों में सबसे बड़ी कोशिका किसे मानते हैं, जीवों में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे को कहा जाता है। और अगर एक कोशिका सबसे छोटी कोशिका जैसे कहते हैं, इसकी साइज जो होती है वह होती है 0.1 म्यू। चलिए, कोशिका के कुछ कार्य भी होते हैं। तो सबसे पहले कोशिका के कार्यों को आपको समझना होगा कि कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर के टूट फूट की मरम्मत करती है। क्या करती है, हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत करती है। यह शरीर को क्या करती है, संरचना में सहायता प्रदान करती है। समसूत्री के माध्यम से क्या विकास को सुगमता प्रदान करती है। निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन में क्या अनुमति देती है। यह क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। रासायनिक प्रतिक्रियाओं में सहयोग करती है और प्रजनन में भी सहायक होती है। ठीक है, प्रजनन में भी ये सहायक होती है। चलिए, अब क्या होता है समसूत्री विभाजन, क्या हमें विभाजन के बारे में भी समझना पड़ेगा। आपके दो प्रकार के विभाजन होते हैं, एक समसूत्री विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। सबसे पहले हम समसूत्री विभाजन को समझने वाले हैं आज के सेशन में, और फिर हम अर्धसूत्री विभाजन को भी इसी सेशन में समझ लेंगे। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए फिर समझते हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है। यह एक कायक कोशिकाओं में होता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जीवों में वृद्धि एवं टूट फूट के विभागों में मरम्मत होती है। यह केवल एक चरण में पूर्ण होती है। इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इस विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े नहीं बनते हैं। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के बराबर होती है। इसमें गुणसूत्र लंबे व पतले होते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति अवश्य बनती है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलिए फ्रेंड्स, ये हो गया आपका समसूत्री विभाजन। अब पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन के ऊपर। यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है जिसके फलस्वरूप इसके द्वारा जीवों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के गुण स्थानांतरित होते हैं। यह विभाजन दो चरणों में पूर्ण होता है। इस विभाजन में गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। इस विभाजन में पूर्व अवस्था काफी बड़ी होने से 5 अवस्थाओं में इसे विभाजित किया गया है। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं से आधी रह जाती है। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप दो संततियों के 4 संततियां हमें प्राप्त 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलिए फ्रेंड्स, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो आप सेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा क्योंकि साइंस का पूरा कंटेंट इसमें सेशन में आपको मिलने वाला है। ये आज की फर्स्ट वीडियो थी। आपको आपकी जो भी आपके सिलेबस में जो भी अन्य आपके चैप्टर्स अभी बचे हुए हैं उनकी भी एक ही वीडियो में सारा चैप्टर्स आपको खत्म करा दिया जाएगा। जैसे आपका अभी मौलिक कोशिका वाला हो गया, अब आपका हो जाएगा पदार्थों की अवस्थाएं वाला चैप्टर हम करवा देंगे। फिर इसके बाद रोजमर्रा में रसायन शास्त्र का प्रयोग करवा देंगे और फिर इसके बाद यांत्रिकी करवा देंगे। तो आपके सारे चैप्टर्स इसी सेशन में आप बने रहिएगा और आपके सारे चैप्टर्स इसी से कंप्लीट हो जाएंगे और आपको बैक की भी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है क्योंकि आप हमारे सेशन के साथ बने रहेंगे और सारे चैप्टर्स आपको इसमें करा दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन की ओर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।